कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पर अगर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिन पर भी ऐसे बहुत सारे सेकंड जनरेशन है जो आई है। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही सीमित नहीं हो सकती। तो ये तो एक कह सकते हैं कि बस एक आरोप लगाने का बहाना है। आपका विजन क्या, कैसे रांची का विकास करेंगे? देखिए, अगर मुझे एक संसदीय पोस्ट जब मिलता है तो आपको समझना पड़ता है कि एक सांसद का क्या रोल होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम रांची की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है एक सही तरीके से। तो उसको पहले कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है उसको भरने की ज़रूरत है। तभी जाकर रांची का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश है करनी। आपने लॉ की पढ़ाई की है, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत प्रचार करती है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। सो कहीं ना कहीं ये इन्फोर्सिबल नहीं है। अभी तक ये फंडामेंटल राइट नहीं बना है। और ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको ये जानकर देखना होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनके विभिन्न धर्म हैं, और इन सब को हम कैसे इंक्लूड करें, बिकॉज हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। इसीलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात आती भी है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है जिनको हमें देख कर ही कोई डिसीजन आप नहीं कर सकते। एक सवाल है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभा में संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला एक अहम मुद्दा है और केंद्र इस पर गंभीर है। आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे कि झारखंड के नौजवानों की बात? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बता दें तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में बहुत क्लियरली मेंशन है कि युवाओं को जो पेपर लीक के कारण जो मुश्किलें हो रही हैं उसको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पेपर को बेसिकली एग्जाम करवाए, ताकि जो पेपर लीक जो अगर बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है वो रुक जाए। दूसरी चीज, एक तो आपको सबसे पहले कानून लाना होगा, बहुत सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ, और ये कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में भी मेंशन है। अगर मैं आपको बात बताऊं, युवाओं की जो बात होती है, पेपर लीक की जो बात होती है, उसमें सबसे ज्यादा ये मेंशन है कि एक ऐसा सख्त कानून हो, और अगर कोई पेपर लीक हुआ तो वापस एग्जाम का क्या पूरा प्रोसीजर होगा वो कैसे आगे सरकार डिसाइड करेगी, और जो बच्चों के साथ आप कह सकते हैं जिनको मुश्किलें आई हैं उनके लिए भी क्या समाधान किया जाए, ये भी इसमें भी ये आगे आपकी सरकार HEC की बदहाली का कारण क्या है और इसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, HEC की बदहाली का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये देखना होगा कि HEC के पास आज कैपिटल नहीं है। मतलब 2 साल से ज़्यादा आप कह सकते हैं, या 2 साल के आसपास वहाँ के मजदूर और अफसर उनके पास तनख्वाह नहीं मिली है उन्हें, और ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत प्रयास किया था 2 बार HEC को स्टार्ट करवाने का, और जब भी प्रयास किया वो शुरू होता है, पर कहीं ना कहीं HEC का गला घोटने की कोशिश हो रही है, ताकि अगर इसे बेच दिया जाए तो आप सोचिए लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पर जिन उद्योगपतियों का आप कह सकते हैं जिनको बेनिफिट होगा उससे, वो तो होगा नहीं। तो ये जो चलने की कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो HEC को बचा पाए, रिवाइव कर पाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है उसको भी रोकने में मदद कर पाए। क्योंकि आप सोचिए कि HEC कितने लोगों को, कितने मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, और वो चीज़ अगर आप हटा दीजिए। एक और मैं बात बता दूँ, झारखंड आप सोचिए कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल हब था। अगर आप HEC मदर प्लांट को आप कहीं ना कहीं उसका गला घोट देंगे तो दूसरी इंडस्ट्री कैसे आना चाहेगी? दूसरे उद्योग को आने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट देने की जरूरत है। अगर नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो हमारे युवा तो वैसे भी बेरोजगार है। ये तो एक मुद्दा है ही। तो ये सब पे बातें करने की जरूरत है।